बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है पीरियाडिक प्रॉपर्टी के बारे में। पीरियाडिक प्रॉपर्टी होती क्या है? वो प्रॉपर्टी जो पीरियाडिक टेबल में एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं, या एक रेगुलर इंटरवल के बाद इंक्रीज होती हैं, या एक रेगुलर इंटरवल के बाद डिक्रीज होती हैं, या एक खास पैटर्न में बढ़ती हैं, या एक खास पैटर्न में घटती हैं, उन्हें हम पीरियाडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। सबसे पहली हमारे पास पीरियाडिक प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस की हम कन्वेंशन डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो ये होती है कि मानिए हमारे पास एक एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, उसके गिर्द न्यूक्लियस के गिर्द शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होगा, उसका डिस्टेंस जो होगा न्यूक्लियस से, उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्या? द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम किससे? फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ये इसकी कन्वेंशन डेफिनेशन है। लेकिन ये डेफिनेशन 9th-10th तक तो ठीक है, चल जाती है, लेकिन हायर क्लासेस में ये वायलेटिव नहीं है, क्योंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। जब इलेक्ट्रॉन वेव है तो मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरह से होगी। इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करेंगे। जब इस तरह मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का कुछ खास पाथ नहीं होगा। जब खास पाथ नहीं होगा तो एटम की बाउंड्री भी डिफाइंड नहीं होगी, इज नॉट डिफाइंड। एटम की बाउंड्री भी डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉन इधर गर्दिश कर रहा होगा, कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर। तो फिर हम एटॉमिक रेडियस की, मतलब एटम की मेजरमेंट हम नए तरीके से करते हैं। वो क्या तरीका है? वो ये है कि हम इसकी मेजरमेंट बॉन्डेड स्टेट में करते हैं। बॉन्डेड स्टेट में करते हैं या इंटरेक्शन स्टेट में करते हैं। इसमें क्योंकि बॉन्डेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बॉन्ड हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं, और इस सूरत में एटम की बाउंड्री डिफाइन हो जाती है। तो इस जब हम नए तरीके से मेजरमेंट करते हैं तो कई तरीके से एटम का रेडियस मापते हैं, मेजर करते हैं। इसमें हमने जो तरीका है, इसमें कोवलेंट रेडियस हम मेजर करते हैं। कोवलेंट रेडियस है। कोवलेंट रेडियस वो होगा कि जब एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो उनके दरमियान हम जब रेडियस फाइंड करेंगे उनको कोवलेंट रेडियस कहेंगे। इसी तरह हम वंडर वाल रेडियस फाइंड करते हैं। और इसी तरह हम मेटालिक रेडियस मेजर करते हैं, और एंड पे हम आयनिक रेडियस मेजर करते हैं। अब हम इनको एक एक को इनको अलग-अलग से मेजर करेंगे, फिर इनका कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा रेडियस बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, और इस तरह हम फिर इसकी वेरिएशन ग्रुप और पीरियड में भी जाएंगे। पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड देखेंगे एटॉमिक रेडियस का। सबसे पहले जो आता है हमारा कोवलेंट रेडियस है। कोवलेंट रेडियस, जैसा कि कोवलेंट से ज्यादा है कि ये कोवलेंट बॉन्ड जो एटम बनाएंगे उनका रेडियस होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला वाला कोवलेंट रेडियस।
कोवलेंट रेडियस कैसे होगा? देखिए दो हमारे पास एटम है, ये एटम ए है, ये एटम, दो एक कैसे हमारे पास एटम है, इन्होंने ये कर दी शेयरिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। जब ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो एक एटम के सेंटर का दूसरे एटम के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको दो में डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। क्या किया हमने कि दो एक जैसे एटम लिए, उनको एक दूसरे के साथ हमने कोवलेंट बॉन्ड बनाया, और कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर तक के डिस्टेंस को दो में डिवाइड कर दिया, और हमारे पास कौन सा आ गया? कोवलेंट रेडियस आ गया। और इस डिस्टेंस को एक और नेम देते हैं बॉन्ड लेंथ। इस डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट बॉन्ड तो दो डिफरेंट एटम के दरमियान भी बनता है। जब एटम्स डिफरेंट होंगे, एटम्स, तब हम कैसे कोवलेंट रेडियस फाइंड करेंगे? उसका तरीका ये है, जब एटम डिफरेंट होंगे तो दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी इज सेम, मतलब कि दोनों एटम जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना है उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है। सेम का मतलब क्या है कि उनकी जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी दोनों की बराबर है। अगर एक कहता है कि मैंने इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो दूसरा भी कहता है कि मैंने लेने हैं। अगर पहला कहता है कि मैंने देने हैं तो दूसरा भी कहेगा मैंने देने हैं। तो इस तरह से ये देखो इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, बस क्या हमारे पास एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है, इनके दरमियान शेयरिंग हो गई। तो इस सूरत में आप रेडियस इस तरह फाइंड करोगे कि इन ए और ए एटम के सेंटर से बी एटम के सेंटर तक के डिस्टेंस कैसे होगा? डिस्टेंस ए टू बी इज इक्वल टू आर ए जमा आर बी, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। इस तरह से आप डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, बॉन्ड लेंथ फाइंड कर दोगे, उसको दो से डिवाइड करोगे तो इसका एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। लेकिन ये एटॉमिक रेडियस एटम के दोनों एटम का बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इस सूरत में रेडियस दोनों एटम का एक जैसा होगा। पहले का एटम का रेडियस दूसरे एटम के बराबर होगा, जैसे मिसाल H2 है, और इसकी मिसाल आप दे सकते हो CH4। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस तकरीबन सेम होता है। और अगर देखो इसमें आपको CH के बॉन्ड की डिस्टेंस बता देता है और कार्बन का रेडियस भी बता देता है, और कहता है कि हाइड्रोजन का रेडियस फाइंड करो, तो आप इस फार्मूले से वो फाइंड कर लोगे। इसी तरह अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर हो, एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, बस लिख लो डिफरेंट है, मतलब ये होगा कि एक एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि एक एटम का शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज्यादा होगी, मतलब उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपने तरफ लाने की सलाहियत ज्यादा होगी, उसमें उनको हासिल करने की चाहत ज्यादा होगी दूसरे एटम की निस्बत। और इसमें फर्ज किया हमारे पास एक एटम ये है जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बी से ज्यादा है, तो इसमें देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो ए की तरफ ज्यादा झुका होगा, क्योंकि ए की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है। इस सूरत में ए और बी के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस जो होगा
उसको आप किस तरह फाइंड करोगे, उसको इस तरह फाइंड करोगे कि r प्लस आर ए रेडियस ऑफ ए एटम प्लस रेडियस ऑफ बी एटम माइनस 0.9 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। तो आप इस तरह से इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लोगे। जब डिस्टेंस आ जाएगा तो उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास उनका रेडियस आ जाएगा। और ये नेगेटिव की अलामत क्यों लगाई, इसलिए लगाई क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लोज एक एटम के ज्यादा क्लोज है, इसलिए हमने उसको माइनस किया है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इस तरह से आप फाइंड कर लोगे। फर्क किया HCl में वो कहता है कि HCl का बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस जो डी ए मतलब डी डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए फ्रॉम टू द सेंटर ऑफ बी ये आपको दे देगा, और रेडियस ऑफ ए भी दे देगा, और रेडियस ऑफ बी क्या आएगा फाइंड करो। तो फिर आप इस फार्मूले से इसका रेडियस ऑफ ए मतलब जो इसका कहेगा उसका फाइंड कर सकते हो। इसके बाद आता है कि हमारा दूसरा टाइप्स जो रेडियस की है वो है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस से पहले आती है वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस क्या होती है, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मॉलिक्यूल के दरमियान भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं उन्हीं को हम वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी टाइप, उसको वंडर वाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस क्या होता है? वंडरवाल रेडियस ये देखें कि ये विदाउट बॉन्ड होता है, बगैर किसी बॉन्ड के होता है, विदाउट एनी बॉन्ड। इसमें होती क्या है, सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जैसे मानिए ये एक मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, बल्कि एक ये मॉलिक्यूल है ए बी, और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, और इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं, और वंडरवाल फोर्सेस की वजह से हम वंडरवाल रेडियस फाइंड करते हैं। और वंडरवाल रेडियस हमेशा हम मॉलिक्यूल का ही फाइंड करते हैं, और या फिर मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एटम का फाइंड करते हैं। और ये होता किनके लिए, मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे H2 के दो मॉलिक्यूल है, ये भी H2 है और ये भी H2 है, ये एक दूसरे के करीब आए और इनके दरमियान एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। अब इस डिस्टेंस से अगर ज्यादा करीब आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल कैसे करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर एक दूसरे के न्यूक्लियस होंगे, इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे जब इस एक खास डिस्टेंस से ज्यादा करीब आएंगे। अगर इस डिस्टेंस तक रहे तो इनके दरमियान एक फोर्स होगी, उसे वंडरवाल फोर्स कहते हैं। और इस पोजीशन में हम इनके दरमियान जो रेडियस फाइंड करते हैं, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए टू ए एच टू एच तक, मतलब H2 के सेंटर का डिस्टेंस दूसरे H2 के सेंटर तक के डिस्टेंस को 2 में डिवाइड कर दो तो ये वंडरवाल रेडियस आ जाएगा। रेडियस ऑफ वंडरवाल आ जाएगा, वंडरवाल रेडियस ऑफ H2 आ जाएगा। इसको हम मजीद अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि फर्क क्या, हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, ये A है, ये B एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है,
इसी तरह और हमें भी कहता है कि इनके दरमियान कोवलेंट रेडियस आप ए फाइंड करो या ए कोवलेंट रेडियस आप बी फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे कि इनके मॉलिक्यूल को जितना करीब आ सकती हैं उनको लाएंगे। करीब लाने के बाद इसके एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर तक के डिस्टेंस को हम 2 में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कोवलेंट रेडियस मतलब वंडरवाल रेडियस ऑफ ए आ जाएगा। इसी तरह हम वंडरवाल रेडियस ऑफ ए भी फाइंड कर सकते हैं। और अब क्वेश्चन आता है और ये है कि वंडरवाल रेडियस जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है नोबल गैसेस के लिए या इनर्ट गैसेस के लिए, क्योंकि मोबल गैसेस मोस्ट जो ज्यादातर केसेस होते हैं उनमें बॉन्ड नहीं बनाते और इसीलिए ये इनर्ट गैसेस होती हैं ना, मतलब रिएक्ट नहीं करती। और इसीलिए क्योंकि ये इनका ना कोवलेंट रेडियस होता है ना आयनिक रेडियस होता है, क्योंकि बॉन्ड नहीं बनाती, इसलिए इनका कौन सा रेडियस होता है वंडरवाल रेडियस होता है। जैसे हीलियम और हीलियम का अगर रेडियस फाइंड करोगे तो ये आप वंडरवाल रेडियस फाइंड करोगे। और अगर कोई पूछे कि आप हीलियम कौन सा रेडियस रखते हैं, कोवलेंट रेडियस रखते हैं, आयनिक रेडियस रखते हैं, मेटालिक रेडियस रखते हैं या वंडरवाल रेडियस रखते हैं, तो फिर उसका आंसर होगा कि वंडरवाल रेडियस रखते हैं, क्योंकि इनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं होता बल्कि इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो वंडरवाल फोर्सेस कहलाती हैं। और ये वंडरवाल फोर्सेस की वजह से वंडरवाल रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। और अब क्वेश्चन आता है कि वंडरवाल रेडियस बड़ा होता है या कोवलेंट रेडियस बड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कोवलेंट में एटम एक दूसरे के साथ शेयर थे, मतलब ये कि इनमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के शेयर थे, एटम भी एक दूसरे के शेयर किया हुआ था। तो और लेकर कोवलेंट वंडरवाल रेडियस में मॉलिक्यूल एक खास डिस्टेंस से आगे नहीं आ सकते क्योंकि इससे ज्यादा आगे आएंगे तो इनके दरमियान रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि इनके दरमियान ये डिस्टेंस है लेकिन ये तो एक दूसरे के साथ शेयर किए हुए हैं, तो मतलब ये हुआ कि कोवलेंट रेडियस जो होगा वो छोटा होगा वंडरवाल रेडियस से। वंडरवाल रेडियस से क्या होगा, छोटा होगा। अब हम इसकी तीसरी टाइप की तरफ जाते हैं जो है हमारी कौन सी टाइप है, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस हम जानते हैं कि जो मेटल होती हैं वो ना तो कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं ना ही आयनिक बॉन्ड बनाती हैं ना ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं, बल्कि वो एक नए किस्म का बॉन्ड बनाती हैं जिसे हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और मेटालिक बॉन्ड जब बनाती हैं तो उस टाइम जो दो एटम के दरमियान डिस्टेंस होगा उसको अगर हाफ कर दें तो हमारे पास मेटालिक रेडियस आ जाएगा। देखें हम फर्ज या आयरन का एक रॉड लेते हैं तो उसमें एटम जो होते हैं आयरन के इस तरह 3 डायमेंशन में अरेंज होते हैं और एक दूसरे के साथ इस तरह अरेंज होते हैं। और हम जानते हैं कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इनकी सरफेस पे तैरते रहते हैं, कभी इधर मूवमेंट करते हैं और कभी इधर। और ये इलेक्ट्रॉन जो है मुख्तलिफ एटम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट
किए होते हैं और इनको आपस में इस तरह इकट्ठा किए रखते हैं और इस तरह के एक लैटिस बना देते हैं। मेटल जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं क्योंकि इनकी खास शेप होती है। इनमें एटम की अरेंजमेंट खास अंदाज से की जाती है, खास अंदाज से एटम अपने आप को अरेंज करते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं हम दो एटम के जरिए। ये दो एटम है और इस तरह इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर है फ्री और ये इलेक्ट्रॉन इधर भी गर्दिश कर सकते हैं, ये इधर भी गर्दिश कर सकते हैं और फर्ज किया ये इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ने इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट किया हुआ है, इसको भी और इसी तरह इसको भी अट्रैक्ट किया हुआ है। इस तरह ये अट्रैक्ट करते हैं और एक बड़ा रॉड बना देते हैं या लैटिस बना देते हैं। इस कंडीशन में आप फर्ज किया ये दो एटम क्लोज दो एटम के दरमियान एक मेटल के एटम के सेंटर से दूसरे मेटल के एटम के सेंटर तक के डिस्टेंस को अगर दो पे डिवाइड कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा मेटालिक रेडियस। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे इनको अगर सबसे रेडियस छोटा कौन सा है, कोवलेंट वाला या वंडरवाल वाला या मेटालिक वाला। तो सबसे अगर कोई पूछे कि इनको ऑर्डर में अरेंज करो तो सबसे छोटा जो होगा वो कोवलेंट रेडियस होगा। कोवलेंट रेडियस क्यों छोटा होगा? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, मतलब कि एटम आपस में शेयर किए होते हैं। लेकिन जो मेटालिक रेडियस होता है उसमें एटम एक दूसरे के बहुत करीब तो होते हैं लेकिन शेयर नहीं होते, इसलिए रेडियस ऑफ कोवलेंट से बड़ा होता है रेडियस ऑफ मेटालिक रेडियस, मेटल का रेडियस ऑफ मेटल, और इससे बड़ा होता है वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस में तो एटम एक खास डिस्टेंस से आगे नहीं आ सकते, इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा रेडियस बड़ा है तो सबसे बड़ा रेडियस होगा वंडरवाल रेडियस और सबसे छोटा रेडियस कोवलेंट रेडियस होगा। क्योंकि वंडरवाल रेडियस में ये देखो ये एटम एक खास मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूल के एटम एक खास हाथ से ज्यादा आगे नहीं आ सकते और एटम एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन कोवलेंट में तो ये एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये रेडियस सबसे बड़ा होगा, ये उससे छोटा होगा और ये सबसे छोटा होगा। अब हम एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन पढ़ते हैं, मतलब ये कैसे वेरी करता है ग्रुप में और पीरियड में। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो इसमें हम सबसे पहले अलोंग अ पीरियड पढ़ते हैं। पीरियड इसमें क्या करते हैं हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। इसमें होता क्या है देखिए, सेकंड ग्रुप हम ले लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसके बाद आ जाता है नियोन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। अब सिर्फ हम जनरल ट्रेंड पढ़ने जा रहे हैं इसका एटॉमिक रेडियस का। आप देखें पीरियड में हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर 1 बाय 1 इंक्रीज करता है। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। ये है 2 1s2 और 1, मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इसके भी पहले शेल में 2, दूसरे में 2,
इसी तरह इसके पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह इसके 4 आ जाएंगे, इसी तरह इसके 5 आ जाएंगे। मतलब ये कि इनका शेल तो सेम है, दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसके और इसके 3 जा रहे हैं, इसके 4, इसके 5। शेल की वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेल तो इनका सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन और प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है एटम के? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसको एक टेक्निकल टर्म में न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है बेसिकली वही न्यूक्लियस पर चार्ज होता है, और इसको हम कह देते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब देखें, जब हम लेफ्ट से राइट गए तो इसका शेल तो सेम रहा, ये पहले है, इसके 3 प्रोटॉन थे, और इसका शेल पहला और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये जो है 3 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को 3 खींच रहे हैं। और इसी तरह अगर इसमें चले जाएं तो देखें 7 प्रोटॉन वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। जब देखें 3 वाला ज्यादा से अट्रैक्ट करेगा या 7 वाला, तो जाहिर सी बात है 7 वाला जो होगा, 7 जिसके पास प्रोटॉन है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो मतलब ये होगा कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। हुआ ये कि न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ? एटॉमिक रेडियस या नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हुए। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन ये इंक्रीज हुई। जब ये इंक्रीज हुई तो एटम का ये अट्रैक्ट करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करेंगे, मजबूती से अपनी तरफ खींचेंगे। जब मजबूती से खींचेंगे तो एटम का रेडियस रिड्यूस हो जाएगा, एटॉमिक साइज रिड्यूस हो जाएगा, एटम का साइज रिड्यूस हो जाएगा। ये हमारा जनरल ट्रेंड है इसका, एटॉमिक रेडियस का ग्रुप पीरियड में जनरल ट्रेंड है। इसी तरह अगर हम डाउना ग्रुप देखें तो हमारे पास डाउना ग्रुप, टॉप से हम बॉटम की तरफ आते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, और इससे पहले हाइड्रोजन है। इसमें देखिए एक इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखें इसका 1 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में ही होता है, इसका पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये के शेल है, ये के और एल आ गया, ये के एल एम आ गया। मतलब ये हुआ कि इसमें नंबर ऑफ शेल ऐड हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो देखें तो जाहिर सी बात है, ये इसका इस एटम का अगर एक शेल है, ये पहले वाले एटम का एक शेल है तो इसका साइज इतना है, और अगर 2 शेल आ गए तो साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। इसी तरह ये 3 वाला, मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ शेल
इंक्रीज हुए तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो गया। ये हमने जनरल ट्रेंड है ग्रुप में इसका एटॉमिक रेडियस का। लेकिन जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो अब हम देखने जाते हैं और उन्हीं से ही एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं एक्सेप्शनल केसेस से। ये तो हर बुक में दिया होता है इधर तक, ये 9th 10th में भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन देखने की चीज तो एक्सेप्शनल केसेस ही हैं। चले भी आप हम एक्सेप्शनल केसेस की तरफ जाते हैं। एक्सेप्शनल केसेस, पहला एक्सेप्शन पहले पीरियड में ही आ जाता है। देखिए पहला हमारे पास पीरियड में दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। जनरल ट्रेंड क्या था कि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज करता है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि हम जब एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इसका रेडियस इससे छोटा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा तो इसका रेडियस इससे बड़ा है। रीजन यही है क्या, मतलब हीलियम का रेडियस हाइड्रोजन से बड़ा है। रीजन सिंपल है, वही रीजन कि ये रखता है कौन सा रेडियस, वंडर वाल रेडियस, वंडर वाल रेडियस, और ये रखता है कोवलेंट रेडियस। और हम जानते हैं कि वंडर वाल रेडियस बड़ा होता है कोवलेंट रेडियस से, इसलिए ये हीलियम का रेडियस हाइड्रोजन से बड़ा होता है। इसी तरह सेम एक्सेप्शन आ जाता है सेकंड ग्रुप में और थर्ड में, मतलब जो नियॉन गैस है और आर्गन है उसका रेडियस बाकी सबसे ज्यादा आ जाता है क्योंकि वो वंडरवाल रेडियस रखते हैं, बाकी कोवलेंट रेडियस रखते हैं। लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगर हम एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे कि हम इधर से इधर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो इसकी अट्रैक्शन अपने वैलेंस शेल पे बढ़ रही है। जब अट्रैक्शन बढ़ रही है तो एटॉमिक जो होगा एटम का साइज वो रिड्यूस हो जाएगा, तो इससे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो इसका रेडियस बड़ा था सबसे। क्यों बड़ा था, क्योंकि ये वंडर वाल रेडियस रखता है, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, बाकी ऑर्डर सेम ही रहेगा। लिथियम का रेडियस क्या है, बड़ा है बेरिलियम से, का रेडियस ब्रोन से बड़ा है, ब्रोन का रेडियस कार्बन से बड़ा है, कार्बन का रेडियस नाइट्रोजन से बड़ा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से बड़ा है और ऑक्सीजन का फ्लोरीन से बड़ा है। और नियॉन सबसे शुरू में आ जाएगा, इसका रेडियस सबसे बड़ा होगा। ये ऑर्डर होगा, एक्चुअल ऑर्डर इसका ये होगा सेकंड पीरियड का। इसी तरह थर्ड पीरियड है, ये कौन सा था, पीरियड 2, और इसी तरह थर्ड पीरियड में आर्गन सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, आर्गन का होगा। इसी तरह अब हम 3D वाले में जाते हैं। 3D का एक्सेप्शनल केस देखते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 3D
कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, और इसमें आता है देखो इसको याद करने का क्या था, सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये इसको सेकंड पीरियड के जो थर्ड पीरियड के डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनका पीरियड 10 एलिमेंट की तरह याद करने का तरीका है। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 21 और इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इसमें होता क्या है, देखो यहां से चल के यहां तक एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, लेकिन यहां से चल के यहां तक एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज करता है, और यहां से लेकर यहां तक एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहता है। वजह वजह इसकी सिंपल है। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 3d1 आएगा इसका। 21 के हम पहले एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चले सब कर लेते हैं, बाकी हम वैसे लिख देंगे 1s 2 2s 2 2p 6 2p 6 और 3s 2 3p 6 4s 2 3p 1। ये 3d 4s से बाद में क्यों आया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का n+l रूल है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे तो उस वक्त समझ आएगी, लेकिन ये थर्ड d 4s के बाद जब दूसरे वाले में गया तब भी एक आया, अलग-अलग इसमें भी है। इस तरह इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ते जाते हैं और अलग-अलग ऑर्बिट में जाते हैं और इनके दरमियान रिपल्शन कम होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेस रिपेल करते हैं, लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या कहता है कि एटॉमिक रेडियस को कम हो, इसी वजह से क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन पे डोमिनेट हो जाता है, इसलिए एटम का साइज रिड्यूस हो जाता है और इन तीन केस में एटम का रेडियस डिक्रीज करता है। और इधर जब जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिर जब ऑर्बिट में होते हैं तो रिपल्शन ज्यादा करने शुरू कर देते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आए, ये इलेक्ट्रॉन, ये और ये 5 तक तो ऐसे आ जाते हैं, लेकिन जब छठा इलेक्ट्रॉन आता है तो वो ऑपोजिट स्पिन के साथ पहले वाले ऑर्बिट डी एक्स में आ जाता है और ये आपस में रिपल्शन स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह इसमें डबल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसकी रिपल्शन ज्यादा हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पेयर होना शुरू हो गए हैं और रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन भी बढ़ रही है और जो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कहेगी कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड करेंगे साइज इंक्रीज करना चाहेगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, जो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है और ये चाहेगा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करे। इस तरह इनके दरमियान फाइटिंग चल पड़ती है और जब फाइट करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो एक दूसरे के आंसर को कैंसिल कर देते हैं और इस सूरत में एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाता है। और इसके बाद जब इस वाले कंडीशन में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मोस्टली पेयर हो जाते हैं, जब मोस्टली पेयर हो जाते हैं तो इनके दरमियान रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो
जो रिपल्शन है वो डोमिनेट कर जाती है न्यूक्लियर चार्ज पे, न्यूक्लियर चार्ज पे डोमिनेट कर गई तो मतलब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गया। एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन बढ़ने से, न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन की बजाय अट्रैक्शन भी बढ़ी थी लेकिन रिपल्शन ज्यादा बढ़ गई है, रिपल्शन डोमिनेट हो गई है। इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन जो होती है रिपल्शन बहुत इंक्रीज कर गई है और न्यूक्लियर चार्ज की रिपल्शन पे डोमिनेट हो गई है और इसलिए एटॉमिक रेडियस इधर क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका आगे आता है कि हम ऑर्डर कैसे लिखे। ऑर्डर लिखने का सिंपल तरीका ये है और इधर आ जाएगा कोई नहीं। स्कूटी में जिंक वे, इसको इस तरह याद रखना है और कोई नहीं मतलब सबसे ज्यादा बड़ा रेडियस किसका होगा कैडमियम का, एससी का और इसके बाद टीआई का, जिंक का, वेनेडियम का और कोबाल्ट और निकल का रेडियस और बाकी जो है वो एक दूसरे के बराबर है। ये क्या है जो रह गए हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। ये भी हो गया, ये भी ये और इधर सी यू भी आ जाएगा। ये पार्ट पहले आ गया है, इधर सी यू आ जाएगा। स्क्यूटी में जिंक वे कोई नहीं, ये इसका ऑर्डर है। एक्चुअल ऑर्डर, एक्चुअल ऑर्डर ये आ जाएगा। ये है एक्सेप्शनल केस। ये हमारा कौन सा एक्सेप्शनल केस पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्रिकेट वाले पढ़ रहे थे। अब हम ग्रुप में जा रहे हैं तो जो है थर्ड ग्रुप में वो तो तकरीबन वो तो सेम ही रहता है, रेगुलर ट्रेंड जो है वही आता है। मतलब एस सी का जो एटॉमिक रेडियस है वो इससे छोटा है और इसका इससे छोटा है, इसका बड़ा है सबसे। और लेकिन जब हम ग्रुप नंबर 4 में जाते हैं तो मतलब इसका ऑर्डर ये हो गया एटॉमिक रेडियस का, लेकिन जब इसमें जाते हैं तो एच एफ का सबसे बड़ा रेडियस होने की बजाय जेड आगे बराबर आ जाता है। ये क्यों आ जाता है? ये लेंथनाइड कंट्रैक्शन की वजह से, लेंथनाइड कंट्रैक्शन की वजह से। लेंथनाइड कंट्रैक्शन है क्या? वो बेसिकली ये है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सब शेल है। कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है? शील्डिंग इफेक्ट ये होती है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को एक तो रिपेल करते हैं, दूसरा ये कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो शील्ड बना लेते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, क्या ताकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक कम से कम जाए। शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या है कि सबसे ज्यादा एस सब शेल शील्ड करता है, उससे कम बी सब शेल करता है और उससे कम डी और सबसे कम एफ सब शेल करता है। ये ड्यू टू इनकी शेप की वजह से होता है, ड्यू टू देयर शेप। एस सब शेल की शेप होती है स्फेरिकल, वो न्यूक्लियस को ऐसे शील्ड कर लेता है। जब ऐसे शील्ड कर लेता है तो इसका अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए ये जो होता है ना ये शील्ड ज्यादा करते हैं, शील्ड ज्यादा करते हैं तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक इसकी अट्रैक्शन कम जाएगी तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे और एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब साइज बढ़ जाएगा। लेकिन डी सब एफ सब शेल का शील्ड कम करते हैं और ये क्योंकि एफ
एस सब शेल इस तरह से शीट कर लेता है, इसके न्यूक्लियस के डायरेक्शन बाहर कम जाने देता है, लेकिन पी सब शेल डबल शेप का होता है, ये इससे कम शीट पैदा करता है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कुछ ना कुछ बाहर तक जाने देता है। इसी तरह डी इसकी निस्बत कम शीट करता है, मतलब ये इसकी निस्बत ये काम करता है, कम शीट करेगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर ज्यादा जाएगी, जब ज्यादा जाएगी तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ मजबूती से खींचेगा, जब खींचेगा साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह पी सब शेल का शीटिंग इफेक्ट सबसे पुअर है, जब पुअर है ना होने के बराबर है, इसका मतलब है ये शीट कर ही नहीं पाता, जब शीट नहीं कर पाता तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने वैलेंस शेल पे ज्यादा हो जाती है, जब ज्यादा हो जाती है तो साइज रिड्यूस हो जाता है। यही वजह है कि जब लैंथेनाइड 47 से लेके 41 तक जब लैंथेनाइड में सीरीज में 4f सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो 4s1 4f2 इस तरह जाते जाते 4f14 हो जाता है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन इसके बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है और इसके साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। दूसरी बात ये, एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, दूसरी बात ये शील्ड नहीं अच्छी तरह कर पा रहा है, इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन अपने वैलेंस शेल पर बढ़नी शुरू हो जाती है, जब बढ़नी शुरू हो जाती है साइज रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि 72 एटॉमिक नंबर पर भी इसका साइज इसके तकरीबन बराबर हो जाता है, हालांकि होना क्या चाहिए था बड़ा। यही सिमिलर केस इसमें है। इसके बाद हम आयनिक रेडियस की तरफ जाते हैं। आयनिक रेडियस वो होगा, मतलब आयन का रेडियस होगा। आयन कैसे बनते हैं, जब एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करता है या खारिज करता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन when atom gain electron or lose electron। तो पहला देखें, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैटाइन बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनाइन बनेगा। कैटाइन क्योंकि इलेक्ट्रॉन खारिज करने से बनता है, रिलीज करने से बनता है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन किसी शेल से चले जाए, या लिथियम है तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस है, इसके पहले सब शेल में 2 और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसका ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए तो ये कैटाइन बन जाएगा, Li पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखो इसका साइज इससे कम हो जाएगा, क्योंकि एक तो इसका शेल आखिर वाला रिलीज हो गया है, इसका न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल का डिस्टेंस है कम हो गया है। दूसरा ये है कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन जो थे वो दो इन और एक इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और इसलिए इसकी अट्रैक्शन मजीद ज्यादा हो जाएगी और इसका साइज मजीद छोटा हो जाएगा। जब साइज मतलब ये हुआ कि कैटाइन का साइज एटम से छोटा है, लेकिन एनाइन के केस में देखो कि क्लोराइड आयन है, क्लोराइड के पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 7 होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके 8 इलेक्ट्रॉन बना लेता है। जब एक इलेक्ट्रॉन आता है, ये 2 है, ये 8 है और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इस पे बेसिकली नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्लोराइड आयन पे। आया क्यों कि इसमें नेगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन हासिल किया, नेगेटिव चार्ज आ गया। आप देखो पहले जो 17 प्रोटॉन थे न्यूक्लियस में, जो प्रोटॉन थे इसके 17 होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है, 17 है, जिसका मतलब है इसके पास प्रोटॉन 17 है। अब 17 पहले अट्रैक्ट कर रहे थे 17 इलेक्ट्रॉन को, अब 18 को अट्रैक्ट करना है, वही अट्रैक्शन वाली फोर्स 17 को अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे, इससे 18 को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, मजीद इलेक्ट्रॉन क्योंकि ज्यादा हो जाएगा एक, और इस इलेक्ट्रॉन ने दूसरे के साथ रिपल्शन करनी है, जब रिपल्शन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड हो जाएगा तो एटम का साइज मतलब क्लोराइड आयन का साइज एटम के साइज से बढ़ जाएगा। अब ये एक दो क्वेश्चन है कि इनको आपने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो सबसे छोटा होगा कैटाइन, उससे बड़ा होगा एटम और उससे बड़ा होगा एनाइन, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इसका फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा, मतलब सबसे छोटा ये
कैटाइन उससे बड़ा एटम और उससे बड़ा एनाइन। इसी तरह आप देखो जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा होंगे, उन इलेक्ट्रॉन में उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी। जब उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी तो एटम का साइज उतना ज्यादा एक्सपेंड करेगा। जब एटम का साइज एक्सपेंड करेगा तो मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, आयनिक रेडियस बढ़ेगा। मतलब इसका ऑर्डर ये होगा, सबसे ज्यादा साइज आयन इस आयन का होगा, उससे काम इसका होगा, उससे काम इसका होगा। इसी तरह अगर आप इसको कहे कोई अरेंज करना है तो जाहिर सी बात है कैटाइन सबसे छोटा होता है तो इसका साइज सबसे छोटा और इसका ऑर्डर यू बन जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट पे एक आता है वैज्ञानिक। इसके पहले हमने आयनिक रेडियस का ट्रेंड देखना है ग्रुप में और पीरियड में। तो इसका ट्रेंड सेम वही होता है जैसे एटॉमिक रेडियस का होता है। अगर चार्ज सेम है मतलब ये ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ अगर चार्ज सेम है तो बढ़ता है क्योंकि शेल का इजाफा होता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? आइसो मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब ऐसे स्पीशीज जिसके शेल में इलेक्ट्रॉन सेम हो उनको हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें देखो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली न्यूट्रॉन में 11 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह गया। इसमें 12 होते हैं और दो चले गए तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो आ गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके बाद इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें भी। और इसी तरह इसमें 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 चले गए तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। इसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में चार्ज और जैसा भी हो लेकिन साइज में अगर आपने ऑर्डर में अरेंज करना है तो इसमें आपका साइज ये होगा कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा एटॉमिक नंबर के इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा। इसका 11 है, इसका 12 है, इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 13। मतलब सबसे छोटा साइज किसका होगा? एल्युमिनियम का सबसे साइज छोटा होगा। इससे बड़ा होगा साइज मैग्नीशियम का और मैग्नीशियम से बड़ा साइज होगा सोडियम का, सोडियम से बड़ा साइज होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से बड़ा साइज होगा नाइट्रोजन का। इसी तरह अगर और एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि सल्फर -2p और इसमें इसको अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका साइज देखो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इसमें हासिल किए 18 बन गया। इसमें 15 होते हैं और 3 इसमें ऐड किए हैं हासिल किए हैं तो 18 बन गया। इसी तरह इसमें 17 होती है और एक ऐड किया 18 बन गया, इसमें क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह इसका एटॉमिक नंबर है 16, इसका 15 है, इसका 17 है। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा तो इसका साइज सबसे छोटा हो गया। तो इसका साइज सबसे छोटा था, इसका उससे बड़ा है और इसका साइज सबसे बड़ा होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर कम है। ये हमारा एटॉमिक रेडियस के बारे में सारा कुछ था और थैंक यू देखने के लिए।